अस्सलाम वालेकुम। एक नए वीलॉग में आपको खुशामदीद कहते हैं। उम्मीद है आप जहां भी होंगे खैरियत से होंगे। सुप्रीम कोर्ट में जो जजेस के दरमियान लड़ाई है वो फैसला कुन मरहले में दाखिल हो गई है। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट क्लियरली दो हिस्सों में अब डिवाइडेड है और उनके दरमियान और जजेस के दरमियान पाकिस्तान की जो अदालत उज़्मा है, ऐसे लड़ाई हो रही है कि शायद जैसे बच्चों के दरमियान भी नहीं होती। आज इस हवाले से एक और डेवलपमेंट हुई जब हमने देखा, क्योंकि आए रोज़ सुप्रीम कोर्ट के अंदर से कोई ना कोई ऐसी डेवलपमेंट सामने आती है जो खबरों की जीनत बनती है, जो हेडलाइंस बनती हैं। तो आज जो सीनियर तरीन जज हैं और मुस्तकबिल के चीफ जस्टिस जस्टिस काजी फाइज ईसा की तरफ से एक नोट सामने आया। और नोट बुनियादी तौर पर जो एक तनाज़ा चल रहा है कि इससे पहले जो एक 6 रुकनी बेंच चीफ जस्टिस ने तश्कील दिया था, आधे घंटे के अंदर अंदर वो बेंच तश्कील दिया गया। आधे घंटे के अंदर उसने समाअत की और 5 मिनट के अंदर वो जो जस्टिस काजी फाइज ईसा ने एक अज खुद नोटिस के अंदर जो एक रूलिंग दी थी, जिसके तहत आर्टिकल 184(3) के तहत तमाम जो मुकदमात सुने जा रहे थे सुप्रीम कोर्ट के अंदर, उस पर एक किस्म का उन्होंने स्टे ऑर्डर दे दिया था। उसके बाद हमने देखा कि चीफ जस्टिस ने एक रजिस्ट्रार के जरिए एक सर्कुलर जारी किया, जिसमें जो जस्टिस काजी फायजीसा और जस्टिस अमीनुद्दीन खान हैं, उनका जो फैसला था अज खुद नोटिस के हवाले से, उसको उन्होंने मुस्तरद कर दिया। और उसके बाद फिर जस्टिस काजी फायजीसा फिर एक्शन में आए और उन्होंने ये कहा कि जो रजिस्ट्रार हैं उनको कोई हक नहीं पहुंचता और ना ही वो एक सर्कुलर के जरिए किसी भी सुप्रीम कोर्ट के बेंच को या किसी भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले को वो रद्द कर सकते हैं। और उन्होंने रजिस्ट्रार को फौरी तौर पर उनके ओहदे से हटाने की सिफारिश की। और जो हुकूमत है, क्योंकि वो पब्लिक सर्वेंट हैं, ब्यूरोक्रेट हैं, उनको फौरी तौर पर हटाने की जो समरी वो मंजूर की। लेकिन उसके बावजूद जो रजिस्ट्रार हैं वो आज भी अपनी जगह पे कायम कर रहे हैं। और उसके बाद फिर हमने देखा कि जो 6 रुकनी बेंच है, उसने ना सिर्फ जो अज खुद नोटिस जो समाअत हो रही थी हाफिज कुरान को 20 नंबर देने के हवाले से, जस्टिस काजी फायजीसा जो सुन रहे थे, वो ना सिर्फ खुद जो अज खुद नोटिस है वो बंद कर दिया, बल्कि ये भी कहा कि जो इख्तियार है वो सिर्फ चीफ जस्टिस का है कि वो बेंच की तश्कील दें, और जो इम्पोर्टेंट बात है कि वो अज खुद नोटिस किसी भी मामले पर लें। तो आज जो डेवलपमेंट हुई, जो जस्टिस काजी फायजीसा ने जो सवालात उठाए कि जो 6 रुकनी बेंच, एक तो उसकी जो कॉम्पोजिशन है, जो उसको बनाने का तरीकाकार है, जिस उजलत में बनाया गया, और जो अदालती औकात के बाद उस मामले की जो समाअत की गई और विद इन नो टाइम वो सारा मामला क्लोज कर दिया गया, तो उनके मुताबिक वो एक गैर आइनी इकदाम है और उसको उन्होंने मुस्तरद कर दिया। अब इसके अंदर जो इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुई है, क्योंकि जाहिर है कि इस तरह के जो जजमेंट्स हैं, जो जजेस के नोट्स हैं, वो सुप्रीम कोर्ट बाकायदा तौर पर अपनी वेबसाइट के ऊपर जारी करती है। और ये जो नोट था जस्टिस काजी फाइज ईसा का, सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर जारी किया गया था। लेकिन जब ये हेडलाइन बनी और फिर ये इत्तला आई कि सुप्रीम कोर्ट ने जो ये नोट था जस्टिस काजी फाइज ईसा का, वो सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट से हटा दिया है, जिससे यकीनी तौर पर यह अंदाज़ा होता है कि जो चीफ जस्टिस हैं वो जस्टिस काजी फाइज ईसा के जो नोट है उससे इत्तेफाक भी नहीं करते, और शायद वो बहुत नाराज़ भी हैं, क्योंकि बतौर चीफ जस्टिस ये जाहिर है कि उनके पास इंतज़ामी इख्तियारात हैं कि सुप्रीम कोर्ट की जो वेबसाइट है उसके ऊपर क्या चीज़ जानी चाहिए और क्या नहीं जानी चाहिए। अब ये तो एक इसका बैकग्राउंड हो गया। उसके अलावा जो अब खबरें आ रही हैं, आपने देखा होगा कि बहुत से जो कोर्ट रिपोर्टर्स हैं, बल्कि 1-2 कोर्ट रिपोर्टर्स ने रिपोर्ट किया कि आज एक तवील मुलाकात हुई है जो 3 हम ख्याल जजेस हैं, जिनके बारे में ज़ाहिर है कि तासुर है, जो हर बेंच में भी मौजूद होते हैं। तो कई घंटों की उनके दरमियान ये मुलाकात हुई और उसमें अपेरेंटली लगता ये है कि जस्टिस काजी फाइज ईसा और जो बाकी जजेस थे, जिन्होंने जो 4-3 का कहा कि ये फैसला है, उसके हवाले से अपनी जो हिकमत अमली है वो तरतीब दी। और उसके साथ ही एक और जो इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुई, क्योंकि आपको पता है कि कुछ रोज़ पहले ही जो हुकूमत ने ये फैसला किया था कि जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ जो रेफरेंस दायर किया गया था जब पीटीआई की हुकूमत थी, और वो मामला फिर क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में चला, और उसके बाद रिव्यू के अंदर अगर आपने देखा हो तो जो 10 रुकनी लार्जर बेंच था,
6-4 के तनासुब से वो रेफरेंस जो है वो मुस्तरद किया गया, और जो अर्लियर सुप्रीम कोर्ट के बेंच का फैसला था कि जब उन्होंने ये मामला जो रेफरेंस का था उस वक्त तक उसको अलाइव रखा था जब तक जो एफबीआर यानी कि जो टैक्स के मामलात हैं वहाँ से जस्टिस काजी फायज ईसा और उनकी जो एहलियाँ हैं उनको क्लीन चिट नहीं मिल जाती। लेकिन रिव्यू के अंदर जो 6-4 का फैसला था उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला उड़ा दिया। उन्होंने कहा कि ना तो एफबीआर के अंदर इस तरह की किसी भी कार्रवाई की ज़रूरत है, और ना ही जो जो रेफरेंस है ये बदनीति पर जो है बदनीति पर मबनी था, इसलिए ये खारिज किया जाता है। अब उसके अगेंस्ट उस वक्त क्योंकि पीटीआई की हुकूमत थी, स्टिल जनरल फैज जो हैं वो आर्मी चीफ की दौड़ में शामिल थे, तो एक क्यूरेटिव रिव्यू फाइल किया गया। और ये अदालती तारीख में ये भी एक नई बात थी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जब आपके खिलाफ एक फैसला आ जाता है तो आपके पास ऑप्शन होता है कि आप रिव्यू में जा सकते हैं, और जब रिव्यू में आपको रिलीफ ना मिले तो फिर वो जजमेंट जो है वो फाइनल तसव्वुर होती है। लेकिन रिव्यू में जो हुकूमती मौक़िफ़ है, उस वक्त की जो हुकूमत थी, जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ रेफरेंस मुस्तरद होने के बावजूद ये नई इनोवेशन एक नया एक टर्म यूज़ की गई क्यूरेटिव रिव्यू की, और वो ज़ाहिर क्यूरेटिव रिव्यू जो है वो टेकअप तो नहीं हुआ, लेकिन इस हुकूमत ने फिर फैसला किया कि उसको हम विड्रॉ कर रहे हैं। अब ये डेवलपमेंट हुई है कि उस क्यूरेटिव रिव्यू पर जो इस हुकूमत ने फैसला किया कि हम विड्रॉ कर रहे हैं, पीर के रोज़ चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल जो हैं चैम्बर में इसकी समात करेंगे। अब ये बहुत सिग्निफिकेंट चीज़ है, क्योंकि एक जो इत्तलात आ रही हैं, क्योंकि आपको पता है कि जस्टिस उमर अता बंदयाल जो हैं वो तो सितंबर में हो जाएंगे रिटायर, और उसके बाद काजी फायज ईसा जो हैं वो चीफ जस्टिस होंगे। तो कुछ इत्तलात ये आ रही हैं, क्योंकि बंदयाल साहब तो चले जाएंगे, तो उनके जो हमख्याल जज हैं, जो बाकी जूनियर जजेस हैं, जिनमें जो उनके साथ जजेस हैं, जस्टिस एजाजुल एहसन हैं, मुनीब अख्तर हैं, मज़ाहिर अली नकवी हैं, और इस तरह के और जो जूनियर जजेस जो जस्टिस उमर अता बंदयाल की रिकमेंडेशन पर उनकी एलिवेशन हुई थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर, उनके अंदर ये तहफ़्फ़ुज़ात पाए जाते हैं कि बंदयाल साहब तो अपना जो टेन्योर है पूरा करके चले जाएंगे, काजी फायज़ ईसा साहब जब चीफ जस्टिस बनेंगे तो हमारे लिए मसाइल पैदा होंगी। तो खबरें ये आ रही हैं कि यू नेवर नो कि ये जो क्यूरेटिव रिव्यू गवर्नमेंट विड्रॉ करना चाहती है, हो सकता है कि पीर के रोज़ जो चैम्बर के अंदर समात होगी तो कहीं ऐसा ना हो कि जो चीफ जस्टिस हैं उमर अता बंदयाल, क्योंकि अब लड़ाई तो उमर अता बंदयाल और जस्टिस काजी फायज ईसा के दरमियान खुल के है, और जो मालूमात आ रही हैं कि दोनों जो अतराफ से एक जिद है और एक अना है, तो ऐसी सूरत में, और आज हमने उसका मुजाहरा देखा भी कि कैसे जो नोट था जस्टिस काजी फायज ईसा का उसको सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट से हटा दिया गया, तो खदशा ये है कि हुकूमत की दरख्वास्त हो सकता है कि ना मानी जाए, और जो चीफ जस्टिस हैं ये ना हो कि उसको समात के लिए बाकायदा किसी बेंच के सामने भेज दें कि वो फैसला करेगा कि आया कि गवर्नमेंट जो है क्यूरेटिव रिव्यू वापस ले सकती है या नहीं ले सकती। और इसकी मिसालें हमारे पास मौजूद हैं। आपको याद होगा कि जब ये जनरल कमर जावेद बाजवा की जो एक्सटेंशन का मामला था, जब उनको एक्सटेंशन दी गई तो एक बेज़रर सी पिटीशन जो दायर की गई थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर, तो जस्टिस जो खोसा थे, आसिफ खोसा, जब ये मामला उधर सुप्रीम कोर्ट ने टेकअप किया तो उस वक्त जो पिटीशन एक डूबियस किस्म के वकील थे जो अक्सर इस तरह की पिटीशंस फाइल करते हैं, तो उन्होंने वो पिटीशन वापस लेने की दरख्वास्त की, लेकिन जो खोसा साहब थे उन्होंने वो पिटीशन वापस लेने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि ये अब हम ये मामला सुनेंगे। तो ये ज़रूरी नहीं है कि गवर्नमेंट जो है, अगर ये क्यूरेटिव रिव्यू उन्होंने वापस ले लिया है तो चीफ जस्टिस जो हैं वो उनकी बात पर उनसे इत्तफाक करें, और अगर वो इस मामले को बाकायदा तौर पर बेंच बना देते हैं, क्योंकि इससे पहले जो जस्टिस काजी फायज ईसा के रेफरेंस वाला जो फैसला था वो 10 रुकनी बेंच ने दिया था, तो इसका मतलब है क्यूरेटिव रिव्यू के लिए उनको कम से कम 11 जजेस यानी कि 10 से ज़्यादा जजेस चाहिए होंगे। तो अभी अगर आप कॉम्पोजिशन देखें, तो गेम देखें, तो कम से कम 7 से 8 जो जजेस हैं, आप कह सकते हैं कि वो चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल का जो ग्रुप है या जो उनके नज़रियात हैं उनको वो सपोर्ट करते हैं। तो अगर
4 जजेस वो दूसरे ग्रुप से शामिल भी कर लेते हैं, तो 7-4 से हो सकता है कि ये ना हो कि जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा के खिलाफ जो रेफरेंस है वो बहाल कर दिया जाए। अब मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि जो जूनियर जजेस हैं, जो बंदयाल साहब के बाद ज़ाहिर है कि फिर चीफ जस्टिस बनेंगे काजी फ़ायज़ ईसा, तो उनके अंडर काम करेंगे। तो खबरें ऐसी आ रही हैं कि वो जजेस चाहते हैं कि आप जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा को रास्ते से हटाएं, और अगर ये चीफ जस्टिस बनेंगे तो हमारे लिए मसाइल पैदा करेंगे। तो ये खदशा मौजूद है कि इस वक्त जो लड़ाई है, जो फैसला कुन मरहले में दाखिल हो चुकी है, एंड यू नेवर नो कि जो जजेस हैं, इनकी जो लड़ाई है, वो फिर ऐसा ना हो कि जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा का जो मामला है, जो केस है, ये कहीं दोबारा बहाल ना हो जाए। और इसके अंदर एक और जो सिग्निफिकेंट पहलू है, ये आप बात याद रखें कि ज़ाहिर है कि तहरीक-ए-इंसाफ के दौर में ये रेफरेंस दायर हुआ था जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा के खिलाफ। ऑल्दो बाद में इमरान खान साहब ने कहा था कि उनको ये रेफरेंस दायर नहीं करना चाहिए था, और इशारा उनका यही था कि उन्होंने उस वक्त की जो एस्टेब्लिशमेंट है और ख़ास करके जनरल फैज़ हैं, उनकी वजह से वो रेफरेंस दायर किया था। लेकिन ये भी हकीकत है कि इस वक्त इमरान खान और जो वो जजेस जो काजी फ़ायज़ ईसा के खिलाफ हैं या उनको चीफ जस्टिस नहीं देखना चाहते, इमरान खान साहब का जो नज़रिया है या वो उनके ऊपर सेम पेज पे है। मतलब इमरान खान भी चाहते हैं कि काजी फ़ायज़ ईसा जो हैं वो चीफ जस्टिस ना बने। इनफैक्ट यही रीज़न है कि इमरान खान साहब चाहते हैं कि जो इलेक्शंस पंजाब के अंदर हों या आम इंतखाबात हों, वो जस्टिस उमर अता बंदयाल अगर चीफ जस्टिस हों तो उनके अंडर ही हों। उनको ये खदशा है कि अगर काजी फ़ायज़ ईसा चीफ जस्टिस बन गए और सितंबर तक ज़ाहिर है कि उमर अता बंदयाल हैं और सितंबर तक इंतखाबात नहीं होते और काजी फ़ायज़ ईसा चीफ जस्टिस बन जाते हैं, तो अदालतों से जो उन्हें रिलीफ मिलता रहा है, जो उनका रिवाइवल ऑफ एंड ऑन होता रहा है, तो वो फिर जो विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी है या जो विंडो थी वो रिलीफ की, वो बंद हो जाएगी अगर काजी फ़ायज़ ईसा जो हैं वो चीफ जस्टिस बन सकते हैं। तो इसके अंदर ये भी इत्तलात आ रही हैं कि आइंदा आने वाले दिनों में हो सकता है कि पीटीआई स्पॉन्सर्ड एक जो रेफरेंस है वो जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा के खिलाफ दायर किया जाए, ताकि इनको इनके ओहदे से हटाया जाए और वो चीफ जस्टिस ना बन सकें। दूसरी साइड इसकी एक और ये भी है कि हो सकता है कि जो उमर अता बंदयाल हैं, एक पॉइंट स्कोर करने के लिए और ये बताने के लिए कि देखें, जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा के खिलाफ उनके इख्तलाफात अपनी जगह पे, लेकिन जो क्यूरेटिव रिव्यू उनके पास आया है, तो उन्होंने हुकूमत की दरख्वास्त कबूल कर ली है और उसको बाकायदा अब क्लोज कर दिया है। लेकिन जो लोग क्लोजली इस सारी लड़ाई को देख रहे हैं, उनका ये मानना है कि ये बहुत हैरान कुन होगा कि अगर इस मौके के ऊपर जस्टिस उमर अता बंदयाल जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा को इस किस्म का रिलीफ दें। तो जो सिचुएशन है वो बड़ी आप कह सकते हैं कि एक क्रिटिकल है इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और ये खदशा पाया जाता है कि शायद एक भरपूर अटेम्प्ट या तैयारी की जा रही है उस मंसूबे की कि जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा को एक दफ़ा फिर हटाने की भरपूर कोशिश की जाए। और अगर ऐसा हुआ तो ज़ाहिर है कि चीज़ें जो हैं वो मज़ीद गंभीर होंगी, मज़ीद जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर तकसीम तो पहले ही है, मज़ीद तमाशा बनेगा। तो इसलिए जो आइंदा आने वाला ये जो हफ्ता है, आई थिंक ये बहुत क्रिटिकल है। देखते हैं कि चीज़ें किस तरफ जाती हैं, लेकिन एक बात वाज़ेह है कि जो तकसीम है, अब किसी को शक नहीं होना चाहिए कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो 2 ग्रुपों में तकसीम है। अब सवाल ये है कि कौन सा ग्रुप प्रिवेल करता है, किसको कितना नुकसान होता है। ये तो अलग बात है कि चलें जो भी ग्रुप इवेंचुअली प्रिवेल करेगा, लेकिन एक फैक्ट है कि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर जो रहा क्या जो एतमाद अगर अवाम का था भी, वो इस सारे लड़ाई के अंदर वो बिल्कुल मेरे ख्याल में ख़त्म हो जाएगा। तो देखते हैं कि आइंदा जो आने वाला जो वीक है, आई थिंक बड़ा क्रिटिकल है, और इसमें डेफिनेटली आई थिंक चीज़ें जो हैं वो लग नहीं रहा कि वो किसी ठीक डायरेक्शन पर जा रही हैं। तो लेट्स सी क्या होता है। आपको हम अपडेट करते रहेंगे। फिलहाल आज के व्लॉग से इतना ही। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।